हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज के वीडियो में लोग जो है आरएसी का 5वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। आपके चैप्टर का जो नाम है, उस चैप्टर का नाम है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को लोग हिंदी में वाष्प अवशोषण प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका सिस्टम है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम से या वेपर कंप्रेशन साइकिल से किस प्रकार से भिन्न है। तो अगर हम लोग बात करें वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की, तो इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में एज कंपेयर टू वीसीसी यानी कि वेपर कंप्रेशन साइकिल की तुलना में द कंप्रेसर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इक्विवेलेंट सिस्टम। इसमें क्या रहता है, इसमें कंप्रेसर आपका रहता ही नहीं है। कंप्रेसर जो है अलग सिस्टम द्वारा क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो जो आपका वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, हम लोग इसमें कंप्रेसर का यूज नहीं करते। जैसे आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, वीसीसी में आपने पढ़ा, वीसीसी में हम लोग क्या करते थे, एक कंप्रेसर का यूज करते थे। क्या करते थे, एक कंप्रेसर का यूज करते थे जो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को बढ़ा करके कंडेंसर में भेजता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है कंप्रेसर का यूज नहीं करेंगे वीसीसी में। वीसीसी में हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम से। इसमें 4 डिवाइसेज लगी होंगी। कंप्रेसर को हटा करके हम 4 डिवाइसेज लगाएंगे। क्या, पहला हमारा एब्जॉर्बर हो गया, दूसरा लिक्विड पंप हो गया, तीसरा हमारा जनरेटर और चौथा हमारा प्रेशर रिड्यूसर। 4 डिवाइसेज हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर की जगह पे लगाएंगे। ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन कि आपका वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम किस प्रकार से भिन्न है। जैसे आपने वीसीसी, सिंपल वीसीसी की बात करें तो आपने सिंपल वीसीसी में पढ़ा था, एक आपका क्या था, एक आपका इवोपरेटर था, और यहाँ से किस में जाता था, यहाँ से जाता था कंप्रेसर में, कंप्रेसर से फिर किस में आता था, कंप्रेसर से फिर आता था आपका किस में, कंडेंसर में आता था। फिर यहाँ पे एक एक्सपेंशन डिवाइस था और फिर यहाँ से आता था इवोपरेटर में। ये आपका इवोपरेटर था, ये आपका कंप्रेसर था और ये आपका कंडेंसर था और ये आपका था थ्रॉटल वाल्व था या एक्सपेंशन डिवाइस था। तो इसमें जो कंडेंसर आपका है, इसी को हम लोग 4 डिवाइस से रिप्लेस कर रहे हैं। उन 4 डिवाइसेज का नाम क्या है, एब्जॉर्बर है, लिक्विड पंप है, जनरेटर है और प्रेशर रिड्यूसर है। इन 4 डिवाइसेज से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर को रिप्लेस कर दे रहे हैं। अब होगा क्या, अब आगे अगर हम लोग बात करें, इन फैक्ट बाय इलिमिनेटिंग द कंप्रेसर, यानी कि जो हम लोग कंप्रेसर को इलिमिनेट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, उससे हमारा फायदा क्या हो रहा है। इन फैक्ट बाय इलिमिनेटिंग, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। जो आपके काम की चीज़ है, जो आपके सिलेबस में, जो आपके एग्जाम में आना है, इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि आप हिंदी में उसको लिख पाएंगे। इनफैक्ट बाय एलिमिनेटिंग द कंप्रेसर फ्रॉम द सिस्टम, मतलब जो हम लोग सिस्टम से कंप्रेसर को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। वी रिप्लेस मेजॉरिटी ऑफ हाई ग्रेड एनर्जी वर्क बाय लो ग्रेड एनर्जी हीट एनर्जी। हम लोग जैसे आपका वीसीसी में, सिंपल वीसीसी में कंप्रेसर को चलाने के लिए, कंप्रेसर को चलाने के लिए हाई ग्रेड एनर्जी लगता था, वर्क जनरली हाई ग्रेड एनर्जी, क्योंकि कंप्रेसर को चलाने के लिए वर्क लगता था। वर्क आपका क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी है। वर्क आपका क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी है। इसको हम लोग रिप्लेस करने से फायदा क्या होता है, हम लोग लो ग्रेड एनर्जी का यूज कर पाते हैं। यानी कि ये आपका जो आ रहा है, सिस्टम आ रहा है, इसको चलाने के लिए लो ग्रेड एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हीट एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे हमारा फायदा ही हो रहा है कि जैसे हमारा वीसीसी था, उसको चलाने के लिए हाई ग्रेड एनर्जी लगती थी, मैकेनिकल वर्क लगता था। लेकिन हमारा जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, इसको चलाने के लिए लो ग्रेड एनर्जी यानी कि आपको हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ये हमारे लिए एक तरीके से फायदेमंद का काम कर रहा है। ऐसे मतलब जो रिमोट एरिया में स्थान है, वहाँ पे हम लोग रेफ्रिजरेशन कैसे कर पाएंगे। वहाँ पे रेफ्रिजरेशन करने के लिए कोई मैकेनिकल एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम लोग हीट एनर्जी से भी काम चला करके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पैदा कर लेंगे। तो जो रिमोट एरियाज हैं, जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे इस सिस्टम का बहुत ज़्यादा एक तरीके से उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपोनेंट डायग्राम की बात करें, किसके लिए, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के लिए अगर कंपोनेंट डायग्राम की बात करें, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा इवोपरेटर है। क्या है, इवोपरेटर है। और ये कंप्रेसर की जगह पे ये 4 डिवाइसेज आ गई। ये आपका कंडेंसर हो गया, ये आपका कंडेंसर हो गया, और ये आपका हो गया एक्सपेंशन डिवाइस हो गया। ये क्या हो गया, एक्सपेंशन
डिवाइस हो गया। एक्सपेंशन डिवाइस बोलिए या थ्रॉटल वाल्व भी हम लोग बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब भी हम लोग यूज करते हैं एक्सपेंशन डिवाइस के रूप में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कंपोनेंट डायग्राम किसके लिए, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के लिए। चार डिवाइस आ रही है, एब्जॉर्बर, लिक्विड पंप, जनरेटर और प्रेशर रिड्यूसर। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक होता है टू फ्लूइड सिस्टम। क्या होता है, टू फ्लूइड सिस्टम। जैसे आपका जो अभी तक आपने वीसीसी में पढ़ा था, एक ही रेफ्रिजरेंट जो है आपका एक चक मतलब एक साइकिल में हमेशा घूमता रहता था, वही चारों डिवाइसेज में जाता था। लेकिन यहाँ पे टू फ्लूइड सिस्टम है, यानी इसमें पेयर के रूप में यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बर। एक हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, एक एब्जॉर्बर। तो रेफ्रिजरेंट जो आपका कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगा, एब्जॉर्बर जो रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर घोल करके रखेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर आपका है एक्वा एमोनिया सिस्टम। एक्वा एमोनिया सिस्टम का यूज ज्यादातर किया जाता है वीएएस में। इसमें रेफ्रिजरेंट आपका एमोनिया होता है। ये सब एसएससीजे में पूछा भी जाता है कि एक्वा एमोनिया सिस्टम में रेफ्रिजरेंट क्या होता है या एब्जॉर्बर क्या होता है। तो एक्वा एमोनिया सिस्टम में रेफ्रिजरेंट हमारा एमोनिया होता है, एब्जॉर्बर होता है एक्वा। एक्वा मतलब वाटर या H2O। एक्वा मतलब क्या होता है, पानी होता है। सेकंड पेयर आपका है लिथियम ब्रोमाइड एंड वाटर सिस्टम। इसमें रेफ्रिजरेंट आपका वाटर होगा, इसमें रेफ्रिजरेंट वाटर होगा, एब्जॉर्बर होगा लिथियम ब्रोमाइड। यानी कि इसमें कूलेंट का काम आपका वाटर करेगा और वाटर को लिथियम ब्रोमाइड में घोल करके क्या करेंगे, रखेंगे। नोट यहाँ पे लिखा गया है कि इन टू फ्लूइड सिस्टम में द मेजॉरिटी ऑफ हाई ग्रेड एनर्जी मैकेनिकल वर्क ऑफ कंप्रेसर इज रिप्लेस्ड बाय लो ग्रेड एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी। यानी कि टू फ्लूइड सिस्टम में आपका जो द मेजॉरिटी ऑफ हाई ग्रेड एनर्जी होता है, यानी कि मैकेनिकल वर्क जो होता है कंप्रेसर को चलाने में जो खर्च होता है, इज रिप्लेस्ड बाय, उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, बाय लो ग्रेड एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी से। बट लिटिल हाई ग्रेड एनर्जी फॉर ऑपरेटिंग लिक्विड पंप्स इज स्टिल नीडेड। यानी कि पंप को केवल चलाने के लिए बहुत कम मात्रा की हाई ग्रेड एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपका जो पंप होगा उसको चलाने के लिए मैकेनिकल वर्क चाहिए। लेकिन जो पंप होता है वो कंप्रेसर की तुलना में बहुत कम वर्क जो है कंज्यूम करता है, बहुत कम वर्क कंज्यूम करता है। तो जो आपका पंप होता है वो कंप्रेसर की तुलना में बहुत कम मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो टू फ्लूइड सिस्टम से हमारा फायदा ये क्या हो रहा है कि जो हमारा वीसीसी में हम लोग जो है कंप्रेसर को चलाने के लिए ज़्यादा हाई ग्रेड एनर्जी के यानी ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी का यूज कर रहे थे, वो एनर्जी यहाँ पे नहीं यूज होगी। यहाँ पे लो ग्रेड एनर्जी से हम लोग काम चलाएंगे, हीट एनर्जी से काम चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक डिवाइस पंप आ रहा है, पंप को चलाने के लिए बहुत कम मात्रा की आपको मतलब हाई ग्रेड एनर्जी की जो है आवश्यकता पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें 3-4 टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आपका थ्री फ्लूइड सिस्टम है। थ्री फ्लूइड सिस्टम में क्या होता है, एयर टू फ्लूइड सिस्टम में थोड़ा सा लगने वाले हाई ग्रेड एनर्जी को रिप्लेस करता है। हमने बताया कि अभी जो हमारा टू फ्लूइड सिस्टम था इसमें पंप को चलाने के लिए यहाँ पे लिखा था ना, लिटिल हाई ग्रेड एनर्जी फॉर ऑपरेटिंग लिक्विड पंप इज स्टिल नीडेड। यानी कि हमको पंप को चलाने के लिए बहुत कम मात्रा की हाई ग्रेड एनर्जी मिल रही थी। अब इसको भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, थ्री फ्लूइड सिस्टम से। थ्री फ्लूइड सिस्टम में क्या हो रहा है, या टू फ्लूइड सिस्टम में थोड़ा सा लगने वाले हाई ग्रेड एनर्जी को क्या करता है, रिप्लेस करता है। थ्री फ्लूइड सिस्टम में क्या आ गया, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन। तो इसमें रेफ्रिजरेंट अमोनिया होगा, एब्जॉर्बर वाटर होगा और लिक्विड पंप रिप्लेसमेंट की जगह पे H2 आ गया, हाइड्रोजन गैस आ गया, ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 में के पार्शियल प्रेशर के कारण हम लोग जो है इसको जो है पंप को रिप्लेस जो हमारा लिक्विड पंप है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो थ्री फ्लूइड सिस्टम में हमारा फायदा ये हो रहा है कि इसमें हमारा जो थोड़ा सा पंप को चलाने में हाई ग्रेड एनर्जी का यूज हो रहा था उसको भी हम लोग रिप्लेस कर पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अगला आपका टॉपिक है सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम या एक्वा अमोनिया सिस्टम। सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम या एक्वा अमोनिया सिस्टम। अब ये इसमें हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा वो क्या होगा, एमोनिया होगा, और जो एब्जॉर्बर होगा वो क्या होगा, एक्वा होगा, यानी कि पानी होगा।
ये आपका इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यही आपका सिंपल वीएस है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम आपका यही है, सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, या इसी को हम लोग एक्वा अमोनिया सिस्टम भी कहते हैं। इसमें रेफ्रिजरेंट क्या आपका अमोनिया NH3 है और एब्जॉर्बर क्या है एक्वा यानी कि H2O है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है इवेपोरेटर सिस्टम को समझ लीजिए। बाकी 4 डिवाइसेज वीसीसी, बाकी 3 डिवाइसेज वीसीसी की तरह ही रहेगा। कंप्रेसर को हटा करके हम लोग किसका यूज करेंगे, 4 डिवाइसेज का यूज करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, इवेपोरेटर। क्या हो गया, इवेपोरेटर। इवेपोरेटर से क्या होता था, इवेपोरेटर से आपका जो है, क्योंकि आपका थ्रॉटल वाल्व जो है ना, यहीं पे क्या करता है, यहीं पे प्रेशर कम हो जाता है, यहीं पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो इवेपोरेटर से जो आपका रेफ्रिजरेंट निकलेगा उसका आपका प्रेशर क्या रहेगा, पहले से कम रहेगा, पहले से क्या रहेगा, कम रहेगा। और वो आपका लो प्रेशर टेम्परेचर का जो आपका ड्राई रेफ्रिजरेंट वेपर है, क्या है, ड्राई रेफ्रिजरेंट वेपर, क्या है, ड्राई रेफ्रिजरेंट वेपर है, वो आपका कहाँ जा रहा है, वो आपका जा रहा है एब्जॉर्बर में। वो कहाँ जा रहा है, एब्जॉर्बर में। किसमें जा रहा है, एब्जॉर्बर में। नीचे आपका लगा हुआ है एब्जॉर्बर। जो लो प्रेशर टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ जा रहा है, एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर में होता क्या है, एब्जॉर्बर में हमारा ये गया, क्या गया, ये हमारा लो प्रेशर टेम्परेचर का ड्राई रेफ्रिजरेंट वेपर गया। आपका वेपर जा रहा है, क्या जा रहा है, वेपर जा रहा है। और जब इसमें वेपर गया तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोल्ड वाटर को इन करा रहे हैं। अब कोल्ड वाटर जो इन कर रहा है वो क्या करेगा, जैसे ये क्या है, इसमें जो भी हीट रहेगा रेफ्रिजरेंट वेपर में, ये वेपर फेज में है, इसमें क्या करेगा, इसके हीट को ले लेगा। जब इसके हीट को ये लेगा, लो, इसमें क्या है, लो प्रेशर एक्वा NH3 सोल्यूशन है, लो प्रेशर एक्वा NH3 सोल्यूशन है। ये क्या है, एक्वा NH3 का सोल्यूशन है। एब्जॉर्बर में क्या है, एक्वा NH3 का सोल्यूशन है, यानी कि H2O और प्लस क्या है, NH3 का सोल्यूशन है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अमोनिया आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, फिर से समझ लीजिए ध्यान से। इवेपोरेटर से आपका क्या आ रहा है, इवेपोरेटर से आपका आएगा अमोनिया। क्या आएगा, अमोनिया आएगा लो प्रेशर और टेम्परेचर का। क्यों, क्योंकि थ्रॉटल वाल्व में प्रेशर घट जाता, वही जाता है इवेपोरेटर में। लो प्रेशर टेम्परेचर का एमोनिया आएगा। अब वो किस में जा रहा है, इसमें आपका है एब्जॉर्बर में क्या है, पहले से पानी है। एब्जॉर्बर में क्या है, पहले से पानी है। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्बर का काम कौन करता है, पानी करता है। एब्जॉर्बर क्या है, पानी है आपका। एब्जॉर्बर क्या है, पानी है। इस सिस्टम में क्या है, अमोनिया रेफ्रिजरेंट है और एब्जॉर्बर क्या है, पानी है। इसमें पानी है। अब इसमें आकर के क्या हो रहा है, इसमें आकर के अमोनिया मिल रहा है। इसमें आकर के क्या हो रहा है, एमोनिया मिल रहा है। अब जो है एमोनिया मिल रहा है, अब ये इसमें जो है इवेपोरेटर से हीट लिया होगा, ये क्या, अमोनिया लिया होगा, तो उसका टेम्परेचर क्या हो, कुछ बड़ा होगा, तब ये ड्राई फेज में कन्वर्ट हो रहा है। लो प्रेशर टेम्परेचर ड्राई रेफ्रिजरेंट वेपर, वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब जो है अमोनिया को पंप करेंगे। अमोनिया को क्या करेंगे, यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अब लोग जो है, यहाँ से जो ये आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, अमोनिया आ रहा है, एब्जॉर्बर मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करें, कोल्ड वाटर इन करा रहे हैं, हॉट वाटर आउट हो रहा है। तो ये क्या होगा, लो प्रेशर एक्वा अमोनिया सोल्यूशन इसके अंतर्गत है। जो इसमें आएगा मिलेगा आपका वो वेपर फेज में रहेगा। तो इसमें आएगा, जब वो ठंडा होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा। और जो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड को पंप करके हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो हाई प्रेशर स्ट्रांग एक्वा सोल्यूशन, एक्वा अमोनिया सोल्यूशन, क्या लिखा हुआ है, हाई प्रेशर स्ट्रांग एक्वा NH3 सोल्यूशन। अब ये किस में जाएगा, ये जाएगा जनरेटर में। किस में जाएगा, जनरेटर में जा रहा है। किस में जा रहा है, जनरेटर में। जनरेटर में अब जा रहा है, अभी जनरेटर में क्या जा रहा है, ये जा रहा है, तो क्या जा रहा है, हाई प्रेशर पे स्ट्रांग एक्वा एमोनिया सोल्यूशन जा रहा है। किसमें जा रहा है, जनरेटर में जा रहा है। अब जनरेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट कहाँ से दे रहे हैं, वही आपका जो लो ग्रेड एनर्जी था, कुछ भी आपका लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कुछ भी आपको क्या कर लेगी, कुछ भी जलाएंगे तो उससे उष्मा निकलेगी। उसी की सहायता से हम लोग जनरेटर को क्या करेंगे, एक तरीके से गर्म करेंगे। जनरेटर को गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रस NH3 वेपर, हाइड्रस NH3 वेपर क्या होगा, जब इसको गर्म करेंगे तो आपका जो लिक्विड फेज में था वो क्या होगा, वो गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा।
और गैसियस फेज में कन्वर्ट होकर के वो किस में जाएगा, वो जाएगा आपका कंडेंसर में जाएगा। और जो वीक एक्वा अमोनिया नीचे क्या होगा, नीचे वीक एक्वा अमोनिया सोल्यूशन होगा, ऊपर आपका वेपर फेज वाला आपका क्या होगा, स्ट्रांग एक तरीके से होगा एक्वा अमोनिया, जो हाइड्रस NH3 वेपर इसमें जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। और नीचे से ये क्या होगा, जो लिक्विड वाला होगा ये कहाँ आएगा, इस प्रेशर रिड्यूसर वाल्व की सहायता से फिर किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका एब्जॉर्बर में आ जाएगा। ये किस में आ जा रहा है, एब्जॉर्बर में आ जा रहा है, इसमें एब्जॉर्बर आएगा। और वो फिर क्या होगा, वो फिर आपका जो है ये गर्म रहेगा एक तरीके से, नीचे रहेगा तो क्या रहेगा, गर्म रहेगा, वो लिक्विड फेज में रहेगा, वो इसमें आएगा। और फिर इसमें से आपका हाई वाला क्या जाएगा, इसमें जाएगा, फिर ये कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर से QR आपका एटमॉस्फेयर में जाएगा, रिजेक्ट होकर के वो ठंडा होगा, थ्रॉटल वाल्व में आ जाएगा, प्रेशर गिराएगा। यानी कि सारा का सारा काम आपका जो VCC है उसी प्रकार से बाकी 3 डिवाइसेज काम कर रही हैं। बस कंडेंसर को हटा करके हम लोग यहाँ पे 4 डिवाइसेज ले आ रहे हैं। कंडेंसर को हटा करके हम लोग यहाँ पे क्या ले आ रहे हैं, 4 डिवाइसेज क्या कर रहे हैं, ले आ रहे हैं। उन चारों डिवाइसेज का नाम क्या है, उन चारों डिवाइसेज का अगर हम लोग नाम की बात करें तो चारों डिवाइसेज का नाम क्या है, एक आपका हो गया एब्जॉर्बर हो गया, एक आपका हो गया लिक्विड पंप हो गया, एक जनरेटर हो गया, और एक क्या हो गया, प्रेशर रिड्यूसर हो गया। 4 डिवाइसेज आ गई किसकी जगह पे, आपके कंप्रेसर की जगह पे। तो सिंपल है, इसको फिगर को एक बार समझ लेंगे और बना करके अपनी भाषा में लिखना रहेगा। बस यहाँ पे जो आपने इसके पहले पढ़ा था क्या, VCC पढ़ा था, VCC में हम फिर से बता दे रहे हैं, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, ऐसे कुछ था। ये आपका सिंपल VCC था, ये आपका हो गया था कंडेंसर, ये क्या था, ये कंप्रेसर था, ये क्या था, इवोपरेटर था, और ये क्या था, एक्सपेंशन डिवाइस था, एक्सपेंशन वाल्व था या थ्रॉटल वाल्व था। ये 4 डिवाइसेस थी। अब इसी में क्या किया गया, कंडेंसर को हटा दिया गया, और कंडेंसर की हटा करके 4 डिवाइसेस जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई, आपका एक एब्जॉर्बर जोड़ा गया, एक प्रेशर रिड्यूसर जोड़ा गया, एक आपका जनरेटर जोड़ा गया, और एक आपका ये पंप जोड़ा गया। ये 4 डिवाइसेज इसकी जगह पे जोड़ दी गई हैं, तो आपका बन गया आपका सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। एक बार फिर से समझ लीजिए, इवोपरेटर से आ रहा है, किसमें आ रहा है, इवोपरेटर से आपका आ रहा है लो प्रेशर टेम्परेचर का ड्राई रेफ्रिजरेंट वेपर आ रहा है, किसमें आ रहा है, एब्जॉर्बर में आ रहा है। एब्जॉर्बर क्या है, एब्जॉर्बर आपका एक तरीके से पानी है, क्या है, पानी है। पानी में आ रहा है क्या, अमोनिया आकर के मिल रहा है। अमोनिया जो आकर के मिल रहा है वो कैसा है, उसका लो प्रेशर टेम्परेचर, लेकिन ड्राई फेज में, किस फेज में, आपका ड्राई फेज में है। अब जो ड्राई फेज में होगा, ये ड्राई वेपर के फेज में है। अब वेपर जब आएगा इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडा पानी भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, ठंडा पानी भेज रहे हैं। ठंडा पानी क्या करेगा, जो ड्राई वेपर है आपको उसको लिक्विड फेज में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद ये लिक्विड फेज क्या होगा, लिक्विड फेज कहाँ जाएगा, पंप की सहायता से कहाँ जाएगा, पंप की सहायता से कहाँ जाएगा, जाएगा किसमें, जनरेटर में। कहाँ जाएगा, जनरेटर में। लिक्विड फेज आ रहा है, यहाँ पे हम लोग जनरेटर को क्या दे रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं। तो लिक्विड फेज किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा। ऊपर गैस होगा, नीचे लिक्विड होगा। जब जैसे किसी बर्तन में पानी को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, नीचे लिक्विड फेज रहता है और वेपर ऊपर क्या रहेगा, वेपर फेज रहेगा। तो ये जो हाइड्रस NH3 वेपर रहेगा, हाइड्रस NH3 का वेपर का मतलब क्या, NH3 में थोड़ी सी पानी की मात्रा भी हो सकती है। ये कहाँ जाएगा, ये कंडेंसर में आ जाएगा। और जो आपका पानी नीचे रहेगा वो किससे आएगा, प्रेशर रिड्यूसर की सहायता से आ जाएगा। किस में, मतलब कह सकते हैं वीक एक्वा अमोनिया सोल्यूशन। नीचे क्या रहेगा, वीक एक्वा अमोनिया सोल्यूशन जो रहेगा वो इस प्रेशर रिड्यूसर की सहायता से कहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। प्रेशर यहाँ पे प्रेशर रिड्यूसर यानी कि एक तरीके से खींचेगा, प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिक ये वाली चीज़ में आकर के कहाँ आ जाएगी, एब्जॉर्बर में आ जाएगी। यही क्रिया, और ये आपका किस में जाएगा, कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर से थ्रॉटल वाल्व में आ जाएगा। और बाकी सारे प्रोसेस जो आपके VCC में हो रहे थे वही सारे प्रोसेस आपके कहाँ पे होंगे, यहाँ पर भी आपके सारे प्रोसेस आपके होंगे, यहाँ पर भी वो सारे प्रोसेस आपके होंगे। कहाँ पे, आपके सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में। तो बहुत आसान था, सिंपली अगर आप फिगर को बना लेंगे तो बड़े आराम से इसके बारे में बना करके लिख लेंगे। इसके बारे में लिखा हुआ है वही चीज़ मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपको, लेकिन अपनी भाषा में बना करके लिखना रहेगा, रटना नहीं रहेगा। सीधे आप वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल बनाएंगे, कंपोनेंट डायग्राम बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि VCC किस प्रकार से भिन्न है। VCC में हम लोग क्या करते थे, कंप्रेसर का यूज करते थे। कंप्रेसर को हटा करके हमने यहाँ पे क्या किया,
4 डिवाइसेज यूज किए। 4 डिवाइसेज कौन कौन से थे? एक आपका एब्जॉर्बर था, फिर पंप था, फिर आपका क्या था, जनरेटर था, फिर आपका क्या था, प्रेशर आपका रिड्यूसर था। क्या था आपका? प्रेशर रिड्यूसर था। अब इसमें हो क्या रहा सिद्धांत, तो इसमें अमोनिया का प्रयोग एक प्रशीतक के रूप में किया जाता है, तो वह पानी का प्रयोग एक अवशोषक के रूप में किया जाता है। एब्जॉर्बर मतलब क्या होता है? अवशोषक। और और प्रशीतक के रूप में क्या यूज करते हैं? अमोनिया। अमोनिया पानी में अति घुलनशील होती है। अमोनिया पानी में क्या होता है? घुलनशील होता है। जब अमोनिया वाष्प पानी में घुलती है, जब अमोनिया वाष्प, अमोनिया की यानी कि अमोनिया जब वेपर फेज, अमोनिया का वेपर फेज जब पानी में घुलता है तो द्रवित हो जाती है तथा उष्मा उत्पन्न करती है। द्रवित होने के बाद क्या करेगी? उष्मा उत्पन्न करेगी। अब यदि संघनित्र घोल को गर्म करें या उष्मा प्रदान करें तो अमोनिया वाष्प बाहर निकलती है, परंतु ऐसा करने के लिए अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है। यह द्रव अमोनिया के वाष्पीकरण के लिए आवश्यक उष्मा से भी अधिक होनी चाहिए। अवशोषक में पानी ठंडा होने के कारण, यानी कि एब्जॉर्बर में पानी ठंडा होने के कारण अधिक शुष्क अमोनिया वाष्प जो कि ब्राइन टैंक से आ रहे हैं का अवशोषण होता है, फलस्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है। अब इस घोल को एक द्रव पंप के द्वारा उच्च दाब पर एक इंटरचेंजर द्वारा हीटर में भेजा जाता है। हीटर वही जो आपका एक तरीके से क्या था? जनरेटर। जनरेटर आपका क्या था? हीटर था। जनरेटर को हीटर बोला जा रहा है। जहाँ इसे भाप के द्वारा गर्म किया जाता है, इसे गर्म करके भाप में परिवर्तित किया जाता है और इंटरचेंजर से गुजरने से निर्बल अमोनिया घोल जो कि एब्जॉर्बर को जाता है, जिसके द्वारा उष्मा ग्रहण करता है। इस प्रकार अमोनिया वाष्प व कुछ पानी वाष्प अवशोषक रेक्टिफायर से गुजरते हैं, जहाँ अनैच्छिक पानी वाष्प संघनित्र हो जाते हैं। अब केवल शुष्क अमोनिया वाष्प जल शीतित संघनित्र वाटर कूल्ड कंडेंसर में प्रवेश करते हैं और संघनन की प्रक्रिया में अमोनिया वाष्प अपनी गुप्तोष्मा का निराकरण कर द्रव अमोनिया में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कंडेंसर से गुजरने के बाद क्या होगा? द्रव अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। द्रव अमोनिया में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअल में बीच में एक रेक्टिफायर का भी यूज कर लेते हैं, जो हमारा इसमें से हाइड्रस को क्या कर लेता है? पानी को अलग कर लेता है। लेकिन वो क्या करते हैं? इसको मॉडिफाई करके बनाएंगे वो सारी चीज। तो इसके बारे में है, मतलब इसको मेन है अपनी भाषा में बना करके क्या करना रहेगा? एग्जाम में आपको लिखना रहेगा। रटना बिल्कुल भी नहीं है, रटना इसको बिल्कुल भी नहीं है। अब अगला आपका है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर 3 फ्लूइड सिस्टम। जैसे 2 फ्लूइड सिस्टम में क्या हो रहा था? पंप को चलाने के लिए थोड़ी सी हाई ग्रेड एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन 3 फ्लूइड सिस्टम में जो हमारा पंप को चलाने के लिए एनर्जी लग रही थी, उसको हम लोग हाइड्रोजन गैस द्वारा क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे जो आपका 3 फ्लूइड सिस्टम है, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर है, देखिए इन सब के बारे में आपके बुक में भी लिखा हुआ, हमने यहाँ पे थियरी नहीं लिखा हुआ है, फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। आपको एग्जाम में अपनी भाषा में बना करके लिखना रहेगा। बस यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको डायग्राम को समझना है। यहाँ पे क्या करना है? आपको डायग्राम को समझना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें NH3 जो है कूलेंट या रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होता है। H2O जो है एब्जॉर्बर या सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। और H2 गैस जो होता है लाइटर नॉन कोरोजिव होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी कि पानी में घुलता नहीं है। इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, और यह क्या करता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या करता है? बढ़ा देता है। ये क्या करता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाने का काम करता है। अब यहाँ पे ये किस प्रकार से काम करेगा? यहाँ पे ये किस प्रकार से काम करेगा? हमारा इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर यानी कि 3 फ्लूइड सिस्टम हमारा किस प्रकार से काम करेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जनरेटर है। ये क्या है? जनरेटर है। ये क्या है? जनरेटर है। जनरेटर में क्या होगा? अमोनिया प्लस वाटर का सोल्यूशन है। इसमें क्या है? अमोनिया है और प्लस क्या है? H2O है। इसमें क्या है? अमोनिया है और H2O है। इसके अंदर अमोनिया और H2O है। अब इसको क्या करेंगे? इसको लो ग्रेड एनर्जी से हम लोग हीट देंगे। क्या करेंगे? हीट देंगे। अब हीट देने के बाद क्या होगा? ये गर्म होगा। गर्म होके क्या होगा? वेपर फेज में कन्वर्ट होगा, यानी कि हाइड्रस अमोनिया में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। क्या होगा? हाइड्रस अमोनिया में कन्वर्ट होगा। इसे निकलने के बाद कहाँ जाएगा? रेक्टिफायर में जाएगा। कहाँ जाएगा? रेक्टिफायर में जाएगा। रेक्टिफायर करता क्या है? ये प्योर अमोनिया को अलग कर देगा। जो पीछे वाला डायग्राम था, जो पीछे वाला डायग्राम था, यहाँ पे भी चाहे तो एक रेक्टिफायर का यूज कर सकते हैं।
वही उसमें दिखाया हुआ था कि यहाँ पे एक रेक्टिफायर कर यूज करके, एक रेक्टिफायर का यूज करके इसमें से अमोनिया को अलग कर देते हैं, और इससे जो आपका एक तरीके से जो पानी वाला रहेगा उसको हम लोग एब्जॉर्बर में ला सकते हैं रेक्टिफायर की सहायता से। लेकिन एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, इसमें आपको बनाना रहेगा थ्री फ्लूइड सिस्टम में। देखिए सिंपल सा कुछ जनरेटर में काम क्या हो रहा है, अमोनिया और वाटर का क्या है, सोल्यूशन है। इसको हम लोग हीट दे करके क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब गर्म करेगा तो क्या होगा, हाइड्रस अमोनिया निकलेगा, हाइड्रस अमोनिया वेपर, अमोनिया वेपर। हाइड्रस अमोनिया वेपर का मतलब इसमें अमोनिया वेपर के साथ पानी का भी वेपर मौजूद है। ये कहाँ जाएगा, रेक्टिफायर में जाएगा। रेक्टिफायर से प्योर अमोनिया वेपर जाएगा कहाँ पे, कंडेंसर में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। और यहाँ से H2O जो होगा, H2O यहाँ से फिल्टर हो जाएगा रेक्टिफायर से। H2O फिल्टर हो करके कहाँ पे आ जाएगा फिर किस में, जनरेटर में आ जाएगा। H2O कहाँ पे आ जाएगा, जनरेटर में आ जाएगा। फिर यहाँ से प्योर अमोनिया कंडेंसर में जा करके यहाँ से क्या होगा, कंडेंसर में एक तरीके से जाएगा वेपर फेज में। कंडेंसर में क्या जा रहा है, आपका वेपर जा रहा है। वेपर क्या होगा, अब यहाँ पे अपनी लेटेंट उष्मा को, गुप्त उष्मा को खो देगा, यानी कि वो QR एटमॉस्फेयर में एक तरीके से चला जाएगा। और एक कंडेंसर से अब क्या निकलेगा, लिक्विड अमोनिया निकलेगा। नोट्स आपको मिल जाएगा पूरा। लिक्विड अमोनिया क्या होगा, कंडेंसर से निकलेगा। फिर इसका क्या होगा, फिर ये कहाँ जा रहा है, इसका फिर इवोपरेटर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ये इवोपरेटर में जा रहा है। ध्यान दीजिए कहाँ जा रहा है, इवोपरेटर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इवोपरेटर में। अभी लिक्विड फेज में है, लिक्विड फेज से कहाँ जा रहा है, इवोपरेटर में आपका जा रहा है। यहाँ पे इवोपरेटर में जब ये जा रहा है, इवोपरेटर से क्या हो रहा है, NH3 वेपर प्लस H2 गैस। इसमें क्या है, इसमें नीचे से H2 गैस जाती है। कैसे H2 गैस जाती है, H2 गैस जाती है अभी समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ रही है H2 गैस कि इसमें इवोपरेटर में जा रही है। अब यहाँ पे आ रहा है अमोनिया, देखिए यहाँ पे आ रहा है, इवोपरेटर में आ रहा है, यहाँ से लिक्विड अमोनिया आ रहा है और यहाँ से जा रही है H2 गैस। अब यहाँ पे से फिर निकलेगा क्या, NH3 वेपर प्लस H2 गैस निकलेगा। NH3 लिक्विड वाला यहाँ पे इवोपरेटर में आकर के क्या करेगा, उष्मा को अवशोषित करेगा। ये इवोपरेटर के अंदर ही तो खाद्य सामग्री रखी गई होती है। इवोपरेटर से क्या करेगा, जो लिक्विड अमोनिया रहेगा खाद्य सामग्री की उष्मा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ये भी वेपर में कन्वर्ट हो गई, ये तो आपका गैसेस फेज में है ही। ये फिर आएगा कहाँ, ये आ रहा है किसमें, एब्जॉर्बर में। कहाँ पे आ रहा है, ये एब्जॉर्बर में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, एब्जॉर्बर में जा रहा है। एब्जॉर्बर क्या है आपका, पानी है। एब्जॉर्बर आपका क्या है, एब्जॉर्बर क्या है, H2O है आपका। अब ये जा करके फिर किसमें मिल रहा है, अमोनिया और H2 गैस मिल करके कहाँ जा रहा है, मिल रहा है किसमें, इसमें मिल रहा है एब्जॉर्बर में। अब यहाँ से जो H2 गैस होगा ये इसमें इधर से यहाँ इवोपरेटर में आता जाएगा। अब फिर यहाँ से देखिए इसमें क्या है, एब्जॉर्बर में अमोनिया है प्लस H2O का सोल्यूशन है। अमोनिया है, H2O का सोल्यूशन है। H2 जो गैस होगा गैसेस फेज में रहेगा, वो ऊपर ही रहेगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, फिर इसमें स्ट्रांग सोल्यूशन है। अमोनिया और H2O का स्ट्रांग सोल्यूशन कहाँ आ रहा है, हीट एक्सचेंजर में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करता है, हीट को एक्सचेंज करता है एक तरीके से। जैसे आपका कंडेंसर हो गया, कंडेंसर क्या करता है, आपका गैसियस फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करता है। तो वो भी क्या करता है, हीट एक्सचेंजर डिवाइस इसी तरह एक तरीके से काम करता है। यहाँ पे क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा। अब यहाँ से स्ट्रांग अमोनिया सोल्यूशन यहाँ से आ रहा था, फिर यहाँ से हॉट स्ट्रांग सोल्यूशन, इसमें से हीट एक्सचेंजर से हॉट स्ट्रांग सोल्यूशन जा रहा है किसमें, इसमें जा रहा है अमोनिया और वाटर का जो ये हीट आपका जनरेटर में जा रहा है। और जनरेटर से क्या आ रहा है, यहाँ पे वाटर वार्म वीक सोल्यूशन। वार्म मतलब गर्म, वीक सोल्यूशन कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है। और यहाँ से कोल्ड वीक सोल्यूशन इधर आ रहा है, किसमें आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, एब्जॉर्बर में आ रहा है। तो यही प्रक्रिया क्या होगी, बार बार आपकी यही साइकिल क्या होगा, बार बार चलता रहेगा। और इवोपरेटर में इस प्रकार से आपको कूलिंग इफेक्ट कहाँ मिलेगा, आपका कूलिंग इफेक्ट जो मिलेगा इवोपरेटर के अंदर मिलेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, पूरी साइकिल को फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले जनरेटर से स्टार्ट करते हैं। जनरेटर में क्या है आपका, जनरेटर में आपका अमोनिया और वाटर का सोल्यूशन रहता है, जिसको हम लोग लो ग्रेड एनर्जी की सहायता से गर्म करते हैं। यहाँ से क्या होता है, हाइड्रस अमोनिया, यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हाइड्रस अमोनिया, हाइड्रस अमोनिया वेपर। क्योंकि गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये वेपर फेज में कन्वर्ट होगा। हाइड्रस अमोनिया वेपर कहाँ जाएगा, रेक्टिफायर में जाएगा।
रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर का काम होता है अमोनिया और वाटर के पार्टिकल को अलग करना। तो प्योर अमोनिया वेपर जो होगा ये चला जाएगा कंडेंसर में, और जो आपका H2O होगा वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा जनरेटर में। रेक्टिफायर से रेक्टिफाई होकर के चला जाएगा जनरेटर में, और यहाँ से जनरेटर से वार्म वीक सोल्यूशन, जो गर्म वीक सोल्यूशन रहेगा, कमजोर सोल्यूशन किसका? अमोनिया और वाटर का जो कमजोर सोल्यूशन होगा, यानी कि जिसमें NH3 की मात्रा बहुत कम होगी। जैसे इसमें पूरा NH3 और वाटर का सोल्यूशन है, लेकिन चूंकि अमोनिया जल्दी भी गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अमोनिया ऊपर क्या रहेगा? ऊपर अमोनिया स्ट्रांग सोल्यूशन रहेगा, नीचे क्या रहेगा? वीक सोल्यूशन रहेगा। वीक सोल्यूशन आपका कहाँ पे आ रहा है? इस हीट एक्सचेंजर में आ रहा है। किसमें आ रहा है? हीट एक्सचेंजर में। अब हीट एक्सचेंजर, अब ये क्या है? यहाँ पे ये वाली जो आ रही है ये वार्म है, और जो इधर से जा रही है ना, इधर से जा रही है तो वो लिक्विड फेज में थी, तो ये वाला क्या करेगा? ये गर्म है, ये गर्म है, ये ठंडा है, तो ये ठंडा वाला गर्म होकर के चला जाएगा इधर, और गर्म वाला ठंडा होकर के चला जाएगा एब्जॉर्बर में। गर्म वाला ठंडा होकर के कोल्ड वीक सोल्यूशन। यहाँ से देखिए वार्म आ रहा था, वार्म आ रहा था किससे? जनरेटर से। ये इसमें जा रहा है, एब्जॉर्बर में जा रहा है क्या? कोल्ड वीक सोल्यूशन। वीक तो वीक ही रहेगा, लेकिन ये क्या जो है गर्म वाला ठंडा हो जा रहा है। और ये ठंडा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने अपनी हीट जो है इस स्ट्रांग सोल्यूशन को दे दिया, तो यहाँ से हॉट स्ट्रांग सोल्यूशन कहाँ जा रहा है? जनरेटर में जा रहा है। फिर ये किसमें आ रहा है? ठंडा वीक सोल्यूशन अमोनिया और H2O का जो घोल है आ जा रहा है किसमें? जनरेटर में आ जा रहा है। और इसमें क्या है? आपका ऊपर हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या है? ऊपर हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऊपर क्या है? इसमें ऊपर हाइड्रोजन गैस है। अमोनिया और H2O के मिश्रण में ऊपर क्या है? एक तरीके से हाइड्रोजन गैस बन रहा है। क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ये हाइड्रोजन गैस कहाँ जा रहा है? इवेपोरेटर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इवेपोरेटर में जा रहा है। इवेपोरेटर से फिर क्या आ रहा है? NH3, HN3 लिखा गया, NH3 वेपर और प्लस क्या है? H2 गैस। ये किसमें आ रहा है? फिर ये जा रहा है आपका इसमें आ रहा है, किसमें? एब्जॉर्बर। यहाँ से प्योर NH3 वेपर जो है यहाँ जा रहा है कंडेंसर में, और कंडेंसर क्या कर रहा है? ये ठंडा होकर के लिक्विड फेज में लिक्विड NH3 कन्वर्ट होकर के कहाँ आ रहा है? इवेपोरेटर में आ रहा है। फिर ये इधर जाएगा। देखिए एक साइकिल इधर से इधर चलती हुई इधर जा रही है, और एक साइकिल इधर से इधर चलते हुए इधर जा रही है, और यहीं पे दोनों मिल रहे हैं, यहीं पे दोनों मिल रहे हैं। ध्यान दीजिए दोनों का मिलाप कहाँ पे हो रहा है? देखिए स्ट्रांग वाला सोल्यूशन इधर से जा करके यहाँ इवेपोरेटर में आकर के मिल रहा है, और ये वाला सोल्यूशन वीक वाला जो आ रहा है इसमें आकर के इसमें मिल रहा है। इसमें से फिर H2O गैस इसमें, यहाँ पे तरीके से क्या हो रहा है? मिलाप हो रहा है। तो इसको अपनी भाषा में बना करके लिखना रहेगा। फिगर आपको प्रोसेस समझ लीजिए। पहले क्या होगा? पहले जनरेटर में, पहले समझ लीजिए जनरेटर में हम लोग क्या करेंगे? आपका एक्वा अमोनिया का सोल्यूशन होगा, जनरेटर में एक्वा अमोनिया का सोल्यूशन होगा, उसको हीट देंगे तो क्या होगा? हाइड्रस NH3 वेपर कहाँ जाएगा? रेक्टिफायर में जाएगा। रेक्टिफायर से H2O फिल्टर होकर के आ जाएगा फिर जनरेटर में, लेकिन जो आपका प्योर वेपर रहेगा, प्योर अमोनिया वेपर होगा, वो कहाँ जाएगा? कंडेंसर में जाएगा। प्योर अमोनिया वेपर कहाँ जाएगा? कंडेंसर में जाएगा, और कंडेंसर से लिक्विड अमोनिया निकलेगा, वो इवेपोरेटर में जाएगा लिक्विड अमोनिया। और जो आपका इसमें जो स्ट्रांग सोल्यूशन तो ऊपर जा रहा था, जो वीक जो आपका H2O NH3 का सोल्यूशन होगा वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा इसमें हीट एक्सचेंजर में जाएगा, और ये अपनी हीट किसको दे देगा? स्ट्रांग अमोनिया सोल्यूशन को दे देगा, और स्ट्रांग अमोनिया सोल्यूशन जो है गर्म होकर के कहाँ चला जाएगा? जनरेटर में चला जाएगा, और वीक अमोनिया सोल्यूशन जो है कोल्ड होकर के कहाँ चला जाएगा? एब्जॉर्बर में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? एब्जॉर्बर से H2 गैस जाएगी इवेपोरेटर में आएगी, और कंडेंसर से लिक्विड अमोनिया आएगा, और इवेपोरेटर में आने के बाद जो है NH3 का वेपर और H2 गैस फिर किस में जाएंगे? फिर ये चले जाएंगे एब्जॉर्बर में चले जाएंगे, और एब्जॉर्बर से आपका फिर क्या होगा? स्ट्रांग सोल्यूशन जो होगा वो फिर किस में जाएगा? जनरेटर में जाएगा। इस प्रकार ये साइकिल बार बार चलती रहती है, और इवेपोरेटर वाले स्थान पे हमको कूलिंग इफेक्ट क्या होता है? मिल जाता है। तो इसको अपनी भाषा में बना करके लिखना रहेगा, रटना बिल्कुल भी नहीं, अपनी भाषा में बना करके लिखना रहेगा इस फिगर। क्लियर? अब अगला आपका है सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या है? सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें देखिए क्या है? यहाँ पे सूर्य दिखाए गए हैं। यहाँ पे क्या दिखाए गए हैं? सूर्य दिखाए गए हैं। ये सूर्य है, सूर्य से यहाँ पे क्या है? सनरेज है। ये क्या? सनरेज है। ये कलेक्टर है। एक तरीके से सनरेज आकर के यहाँ पे क्या हो रही है? टकरा रही है। सनरेज यहाँ पे आकर के क्या हो रही है? कलेक्टर पे आकर के यहाँ पे आ रही है सनरेज। क्या आ रही है? यहाँ पे आ रही है। फिर सनरेज से क्या होगा? सनरेज से आपको हीट जनरेट होगा। क्या होगा? हीट मिलेगा। और हीट जो हम लोग पहले जनरेटर में, पहले हम लोग क्या कर रहे थे? जनरेटर में हम लोग हीट एनर्जी
का यूज कर रहे थे, यानी कि लो ग्रेड एनर्जी को जला करके, लकड़ी कोयला को जला करके गर्मी पैदा कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग, आपका टॉपिक क्या है, सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एक्वा अमोनिया सोल्यूशन इसमें भी यूज होता है। फिर इसमें क्या होगा, जनरेटर में जो पहले हम लोग किसका यूज करते थे, लो ग्रेड एनर्जी का यूज करके हीट पैदा कर रहे थे, वो हीट किससे पैदा हो रहा है, सनरेज से पैदा हो रहा है। सनरेज से हीट से जनरेटर क्या हुआ, जनरेटर के अंदर जो भी आपका एक्वा अमोनिया सोल्यूशन रहेगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा NH3 प्लस H2O का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ये क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होकर के कहाँ जाएगा, रेक्टिफायर में जाएगा, यहाँ से जाएगा एक्वा अमोनिया का वेपर फॉर्म जाएगा, और यहाँ से फिर प्योर NH3 क्या होगा, सेम पिछले वाले की तरह प्योर NH3 चला जाएगा कंडेंसर में, और जो आपका H2O होगा वो कहाँ फिर आएगा, जनरेटर में आ जाएगा। H2O आ गया जनरेटर में। अब इसमें क्या, जनरेटर के अंदर अमोनिया और H2O का क्या है, सोल्यूशन है, तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर वेपर फेज में रहेगा। तो अगर हम लोग इसको दो पार्ट में बांटे तो ऊपर स्ट्रांग सोल्यूशन रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, और नीचे क्या होगा, वीक होगा। वीक, स्ट्रांग मतलब क्या, अमोनिया ज्यादा, वीक मतलब क्या, अमोनिया कम। तो वीक वाला क्या हो रहा है, वीक सोल्यूशन, वीक सोल्यूशन, वीक सोल्यूशन। फिर देखिए वीक सोल्यूशन आ रहा है हीट एक्सचेंजर में, और यहाँ से जनरेटर से जो एक्वा अमोनिया का सोल्यूशन है ये पंप हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे पंप का यूज हो रहा है, यहाँ पे पंप करके सनरेज में, ऐसे ही नहीं गर्म हो रहा है, ये जो है पंप करके, जो एक्वा अमोनिया का सोल्यूशन पंप करके इससे गुजार रहे हैं, सनरेज से गुजार रहे हैं, तब ये जाकर के इसमें गर्म हो रहा है, वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्रिया तो बार बार चल रही है आपका, इधर से इधर आ रहा है और फिर इधर से इधर जा रहा है। तो इधर से इधर आ रहा है तो क्या हो रहा है, गर्म होकर के जा रहा है, हॉट होकर के क्या हो रहा है, यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे ऊपर मिलेगा वेपर फेज, नीचे क्या रहेगा, नीचे मिलेगा लिक्विड फेज, नीचे क्या रहेगा। इसी जनरेटर में ऊपर आपका, जैसे किसी बर्तन में पानी को गर्म करिए तो नीचे आपका लिक्विड मिलेगा, लेकिन ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर आपका वेपर फेज मिलेगा। तो जनरेटर में ऊपर आपका वेपर फेज मिलेगा, नीचे आपका क्या मिलेगा, लिक्विड फेज मिलेगा। लिक्विड फेज जाएगा पंप की सहायता से, पंप होकर के इस सनरेज जो कलेक्टर है इससे गुजरेगा और गर्म होकर के इसमें आएगा जनरेटर में। जनरेटर से क्या होगा, यहाँ से आपका क्या जाएगा, NH3 और H2O वेपर फेज में जाएगा रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या करेगा, प्योर अमोनिया को भेज देगा कंडेंसर में, और जो आपका वाटर होगा, वाटर आ जाएगा जनरेटर में। अब जनरेटर से फिर क्या हो रहा है, वीक सोल्यूशन, ये ऊपर तो स्ट्रांग सोल्यूशन है, वीक सोल्यूशन आ रहा है हीट एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर में। अब हीट एक्सचेंजर कैसे काम करेगा, अब इधर से समझते हैं। कंडेंसर से प्योर अमोनिया वेपर आ रहा है, कंडेंसर निकलने के बाद किस में आ जाएगा, लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिर आ रहा है रिसीवर में, किस में आ रहा है, रिसीवर में। रिसीवर में आने के बाद कंडेंसर से गुजरने के बाद प्रेशर तो अभी हाई है, प्रेशर क्या है आपका, एक तरीके से हाई है, क्योंकि कंडेंसर तो प्रेशर गिराता नहीं, आ रहा है थ्रॉटल वाल्व में। थ्रॉटल वाल्व में क्या होगा, प्रेशर गिरेगा, क्या होगा, प्रेशर गिरेगा। प्रेशर गिरने के बाद किस में आएगा, इवेपोरेटर में आएगा। प्रेशर गिरने के बाद जैसे VCC वगैरह में होता था, और सारी चीजें तो उसी तरीके से काम कर रही हैं। VCC इवेपोरेटर में आकर के क्या हुआ, जो हमारा प्योर अमोनिया है उसका प्रेशर क्या हो गया, गिर गया, और गिरने के बाद कुछ क्या होगा, वो एक तरीके से वेट वेपर फेज में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। कह सकते हैं ये क्या होगा, वेट वेपर फेज में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा। वेट फेज में कन्वर्ट होने के बाद किस में आ जा रहा है, ये एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में क्या होगा, एब्जॉर्बर में आपका क्या होता है, एब्जॉर्बर में आपका होता है अमोनिया, पानी होता है विशेष रूप से, क्या होता है, पानी होता है विशेष रूप से। एब्जॉर्बर क्या होता है, पानी होता है। अमोनिया रेफ्रिजरेंट का काम करता है, अमोनिया रेफ्रिजरेंट का काम करता है, और H2O किसका काम करता है, H2O एब्जॉर्बर का काम करता है। H2O किसका काम करता है, एब्जॉर्बर का काम करता है आपका। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से एक तरीके से NH3 आ रहा है, क्या आ रहा है, NH3 आ रहा है। NH3 आ रहा है किस में, एब्जॉर्बर में। यहाँ क्या, एब्जॉर्बर मतलब पानी है, पानी है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग वाला लगा हुआ है, तो यहाँ से जो आपका, यहाँ से जो आपका क्या आ रहा है, वीक सोल्यूशन आ रहा है, वीक सोल्यूशन आ रहा है, वीक सोल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा हुआ है, तो क्या करेगा, इसको खींचेगा, इसको क्या करेगा, खींचेगा, इसको क्या करेगा, खींचेगा। खींचने के बाद ये एब्जॉर्बर में आएगा, एब्जॉर्बर से कहाँ जा रहा है, स्टोरेज में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, स्टोरेज में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, स्टोरेज में जा रहा है। स्टोरेज से फिर क्या हो रहा है, ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये लिक्विड फेज में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, स्टोरेज में जा रहा है। स्टोरेज से क्या रहा है, लिक्विड निकलेगा। तो यहाँ से ये पंप होकर के कहाँ जाएगा, स्ट्रांग सोल्यूशन जाएगा किसमें,
हीट एक्सचेंजर में जाएगा, इसमें जाएगा हीट एक्सचेंजर में जाएगा। हीट एक्सचेंजर में जो गर्म वाला रहेगा ना, गर्म वाला जो सीधे ऊपर चला जाएगा, गर्म वाला क्या होगा, यहाँ से सीधे ऊपर चला जा रहा है इसमें जनरेटर में, यहाँ से वेपर फेज में जा रहा है ये, क्योंकि हीट एक्सचेंजर में हो क्या रहा है, हीट एक्सचेंजर में हो क्या रहा है, देखिए ये पंप हो रहा है, पंप होकर के हीट एक्सचेंजर में जा रहा है, जनरेटर से जो ये आ रहा है वीक सोल्यूशन है, ये हार्ट है, वीक सोल्यूशन क्या है आपका हार्ट है, और ये वाला क्या है, ये कोल्ड है एक तरीके से। जब ये क्या करेगा, ये कोल्ड वाला गर्म होकर के ये हार्ट होकर के इसमें चला जाएगा, और ये हार्ट वाला ठंडा होकर के कहाँ जाएगा, एब्जॉर्बर में आ जाएगा। तो यही क्रिया क्या होगी, बार बार चलती रहेगी, और आपका जो है इवेपोरेटर के अंदर कूलिंग इफेक्ट क्या होगा, पैदा होगा, इवेपोरेटर के अंदर क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। तो इन सब सिस्टम से फायदा क्या हो रहा है, इन सब सिस्टम से फायदा क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है कंप्रेसर को चलाने के लिए पहले जो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही थी, वो एनर्जी हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, बच रही है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली की बात करें तो हमारा जो खपत होगा, यूनिट में जो खपत होगा इलेक्ट्रिसिटी की, वो क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ एनर्जी तो हमको सूर्य से सीधे मिल गई, और यहाँ पे एक पंप को चलाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बाकी सारे प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं हो रही, बाकी सारे प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, प्रेशर डिफरेंस पे ऑटोमेटिक वो सर्कुलेशन आपका क्या हुआ है, बना हुआ है। तो ये हमारा क्या था, सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या था ये हमारा, सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आपको फिगर में याद होना चाहिए। तो देखिए आपका सोलर जो आपका, ये पहले आप जनरेटर दिमाग में रखिए, क्या रखिए, जनरेटर दिमाग में रखिए। जनरेटर से क्या हो रहा है, जनरेटर से जा रहा है, ये क्या है, ये आपका सनरेज, यहाँ पे क्या है, ये आपका है कलेक्टर है, कलेक्टर से क्या हो रहा है, कलेक्टर से आ रहा है आपके एक तरीके से, कलेक्टर में क्या है, सनरेज आ रहा है, ये गर्म होकर के यहाँ से, यहाँ पंप लगा हुआ है, ठंडा वाला इधर से आ रहा है, गर्म होकर के इधर जा रहा है, यहाँ से कोल्ड जनरेटर में। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो है अमोनिया और वाटर का सोल्यूशन जाएगा किस में, रेक्टिफायर में जाएगा। रेक्टिफायर से क्या होगा, प्योर अमोनिया चला जाएगा कंडेंसर में। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H2 जो किस में आ जाएगा, फिर जनरेटर में आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर क्या होगा, वेपर फेज होगा, नीचे क्या होगा, लिक्विड फेज होगा। लिक्विड फेज ही पंप की सहायता से जाएगा कलेक्टर में, जो आपका फिर गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा। और यहाँ से वीक सोल्यूशन, यहाँ से वीक सोल्यूशन, ऊपर क्या होगा, स्ट्रांग सोल्यूशन होगा। वीक सोल्यूशन कहाँ रहा है, हीट एक्सचेंजर में, ये क्या होगा, गर्म होगा। और यहाँ से जो स्ट्रांग सोल्यूशन पंप होकर जा रहा है, ये क्या होगा, ठंडा होगा। तो गर्म वाला ठंडा हो जाएगा, ठंडा वाला गर्म होकर के फिर यहाँ का चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है सीधे। और ये आपका जो आपका वीक सोल्यूशन है, वो प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस की सहायता से कहाँ जा रहा है, एब्जॉर्बर में। वीक सोल्यूशन मतलब क्या, पानी ज़्यादा, अमोनिया बहुत कम। वीक सोल्यूशन मतलब क्या, वीक सोल्यूशन में अधिक मात्रा क्या है, पानी की है, और स्ट्रांग सोल्यूशन में अधिक मात्रा किसकी है, आपकी अमोनिया की। यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। तो आपको मेन फिगर बनाना है, और इसको अपनी भाषा में बना करके लिखना रहेगा। मेन है आपका फिगर बनाना। तो फिगर बनाना की प्रैक्टिस आप लोग बार बार कर लेंगे, आपको नोट्स जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं सोलर शक्ति प्रशीतन तंत्र के वाष्प संपीड़न तंत्र की तुलना में लाभ तथा हानि की। हमारा जो सोलर सिस्टम जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो हमारा है, उसका वेपर कंप्रेशन सिस्टम की तुलना में क्या हमारे लाभ है, क्या हमारे लाभ है। तो पहला लाभ क्या है, सोलर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है। सोलर ऊर्जा जो है वो कभी भी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है। दूसरा, इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। तीसरा, इसमें किसी वाह्य शक्ति स्रोत को चलाने के लिए खर्च नहीं करना पड़ता। इसमें कोई अलग से, जैसे कंप्रेसर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही थी, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगता है। किसी प्रकार का शोर कंपन फूटफोड़ नहीं होता। जैसे कंप्रेसर को चलाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी लगेगी, तो उसको एक तरीके से वहाँ पे शोर वगैरह होगा, लेकिन इसमें कोई शोर नहीं होगा। लीकेज का भी इसमें कोई खतरा नहीं होता है। हानियाँ क्या है, बहुत कम शक्ति मिलती है। पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े सोलर पैनल की आवश्यकता होगी, यानी कि इसका इनिशियल कास्ट एक तरीके से बढ़ जाएगा, प्रारंभिक लागत एक तरीके से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस संयंत्र का प्रयोग करना विश्व के उन्हीं क्षेत्रों में लाभदायक रहता है जिसमें पर्याप्त समय तक सूर्य की रोशनी उपलब्ध रहती है। जिसमें यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त समय तक सूर्य की रोशनी मिलेगी, तभी जो है आप लोग क्या कर पाएंगे, इसका उपयोग कंटिन्यूस कर पाएंगे। अगर रोशनी नहीं मिलेगी तो इसका उपयोग कंटिन्यूस रूप से कर नहीं पाएंगे। तो जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो आपका 5वां चैप्टर खत्म हो गया। एक टॉपिक और चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं अपने मन से, बुक वगैरह से, कि जो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसका वीसीसी की तुलना में क्या लाभ है, या वीसीसी और वीएस में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो हमारा यही हो गया कि वीसीसी में हम क्या करते थे, वीसीसी में हम लोग जो है हाई ग्रेड एनर्जी का यूज करते थे, लेकिन
VAS में हम लोग लो ग्रेड एनर्जी का यूज करते हैं। VCC में हम लोग कंप्रेसर का यूज करते थे। यहाँ पे कंप्रेसर की हटा करके 4 डिवाइस, क्या क्या, आपका एब्जार्वर, जनरेटर और प्रेशर रिड्यूसर और पंप का यूज हम लोग करते हैं। और अगला कहें, इसमें जो होता है VCC में कंप्रेसर को चलाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण कंप्रेसर को चलाने के लिए अधिक शोर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, VS में कंप्रेसर लगा नहीं तो शोर नहीं होगा। कह सकते हैं इसमें संपीड़क का वह शक्ति स्रोत मोटर इत्यादि से चलाए थे। मतलब इसमें क्या होता है, VCC में कंप्रेसर को मोटर आदि की सहायता चलाते हैं, लेकिन इसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती VS में। और इसमें क्या होता है, VCC में क्या होता है, वाष्पित दाब कम होने से संपीड़न प्रणाली का COP क्षमता बहुत कम हो जाती है। सुपरेटर प्रेशर कम होने से COP बहुत कम हो जाती है और यह इकाई कम वाष्पित दाब पर कार्य करती है, जिसका निष्पादन गुणांक का मान कम हो जाता है। मतलब एक तरीके से दोनों में क्या अंतर है। इसमें क्या है, VCC में आंशिक लोड पर कार्यशीलता का मान का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, कार्यशीलता का। और इसमें क्या होता है, आंशिक लोड पर कार्यशीलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि पार्शियल लोड पे जो है, इसमें VCC में कार्यशीलता पर प्रभाव पड़ेगा, वर्किंग परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ेगा अगर कम लोड पे चलाना होगा। लेकिन इसमें जो है वो चीज़ दिक्कत नहीं आएगी, किसमें, VAS में। इसमें क्या है, इसमें VCC में जो क्षमता है उसका नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन इसमें क्या है, VS में आसान है। इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस कास्ट VCC में अधिक लगता है, VS में मेंटेनेंस कास्ट क्या होता है, कम लगता है। तो यही सब मेन मुख्य रूप से क्या डिफरेंस आपके बुक में भी दिया होगा। वैसे सिलेबस में नहीं, इस नाते मैं उसको यहाँ पे करवा नहीं रहा हूँ, लेकिन मोटी मोटा अगर एग्जाम में आए तो कम से कम 5 डिफरेंस आपको पता हो कि आप एग्जाम में बना करके लिख पाए। वैसे सिलेबस में आपका VAS और VCC में डिफरेंस टॉपिक दिया हुआ नहीं है। तो आपका ये 5वां चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और आप लोग जो है फिगर, इसमें जो भी टॉपिक है सबका फिगर बना करके उसके बारे में जैसे हमने एक्सप्लेन किया है 1-2 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एग्जाम में या नोट्स आप जब बनाएंगे तो फिगर तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि फिगर जो आपके बुक से डिफर करेगा, तो फिगर तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी उसको अपनी भाषा में आप बना करके लिख लेंगे, टूटी फूटी भाषा में बना करके लिख लीजिएगा। फिगर समझे तो आराम से बना करके लिख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।